जितना बिजनेस ये लोग करते हैं बाकी प्लेयर्स काफी इनसे मतलब पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम एनालाइज करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोविड के 1 साल बाद अगर किसी ने देखा होगा तो काफी कंपनीज का कुछ ना कुछ इशू चल रहा था कोविड में, तो कोविड के बाद एज अ बिजनेस रिफॉर्म मेजर इनको अपने प्रीमियम्स बढ़ाने पड़े। तो अब जो एवरेज प्रीमियम अगर मार्केट में लेट्स से एक प्लान का 10,000 चल रहा है, HDFC का आपको 12-13,000 में पड़ेगा। यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, हर साल कुछ ना कुछ कैलेमिटी हो जाती है, तो वहाँ पे वो लोग पॉलिसी नहीं बेचते। अच्छा, लोग अक्सर हमें पूछते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए या 2024 का सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस कौन सा है। हमने सोचा आपको हम एक फिगर हेड वाले वीडियो में एक्सप्लेनर दे, इससे अच्छा हम एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी सारी बातें यहाँ पर समझाएंगे। तो ये है सुशांत खोसला, ये डिटो इंश्योरेंस में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं और आपके सारे टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड सवालों का जवाब आज ही हमें देने वाले हैं। थैंक यू सुशांत हमारे साथ वक्त निकालने के लिए और बात करने के लिए जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, आप हमें 5 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताइए। देखिए ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हो। अगर आप देखो कि मार्केट शेयर या मार्केट वॉल्यूम्स के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, वहाँ पे LIC निकलेगा। काफ़ी पुराने नाम हमें सुना है बचपन से, राइट। अगर हम दूसरे मैट्रिक्स देखें कि परफॉर्मेंस कैसा है उनका, क्लेम सेटलमेंट कैसा है, वहाँ पे होता क्या है, जो छोटे नए कंपनीज होते हैं उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी नए लॉन्च किए तो वो भी अपने नंबर्स अच्छे बूस्ट करने के लिए थोड़े क्लेम सेटल करते हैं शुरू में। तो हम काफ़ी फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। हम वॉल्यूम देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो करके एक चीज़ होती है जहाँ पे आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हो कि उनका बिजनेस कितना हो रहा है, उनके कैश फ्लो कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, सारा स्टडी करके। उसके अलावा आप 30 डे क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखते हो कि कंपनी को अगर क्लेम आ गए तो 30 दिन के अंदर कितने क्लेम सेटल कर रहे हैं। और लास्ट ऑफ कोर्स जो बेसिक मैट्रिक्स जैसे मिनोल्डी का क्लेम सेटलमेंट, अमाउंट सेटलमेंट, कंप्लेंट्स भी हम देखते हैं कि IRD के पास कितने कंप्लेंट्स जाते हैं इनके खिलाफ। तो उसकी बेसिस पे हमने टॉप 5 शॉर्टलिस्ट किए। अच्छा, अब बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इनका कोई ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 5 बदल सकता है प्रोफाइल के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा HDFC लाइफ से, और उनका एक टर्म प्लान है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। ये प्लान है जो उनका काफी पॉपुलर है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे ICICI प्रूडेंशियल के पास, उनका एक टर्म प्लान है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। फिर हम जाएंगे मैक्स लाइफ पे, उन्होंने एक रिसेंटली टर्म प्लान लॉन्च किया है स्मार्ट टोटल एलीट प्रोटेक्ट। और फिर आएंगे हम टाटा AIA के पास जो एक काफ़ी सुना हुआ ब्रांड है। उनका टर्म प्लान एक है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। और आखिरी में मैं बजाज को रेकमेंड करूंगा, बजाज एलियंस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और उनका प्लान है स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल। तो ये मेरे टॉप 5 पिक्स होंगे। अच्छा, तो आपने हमें कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताया जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, 30 डे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो इन मैट्रिक्स के बेसिस पर आप इनमें से किस प्लान को पिक करेंगे, या आप इन मैट्रिक्स के बेसिस पर हमें इन प्लान्स के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक वहाँ पे अगर मैं HDFC लाइफ का बताऊँ, सबसे पहले देखिए हमने मैट्रिक्स सिर्फ 1 साल के नहीं कंसिडर किए। हम पिछले 3 साल का एवरेज लेते हैं। आइडिया क्या है यहाँ पे कि आप अगर 1 साल का देखो तो वो थोड़ा मतलब सही नहीं निकल सकता, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोविड के 1 साल बाद अगर किसी ने देखा होगा तो काफी कंपनीज का कुछ ना कुछ इशू चल रहा था कोविड में। क्लेम्स डिले हो रहे थे, फ्रॉडुलेंट क्लेम्स काफी आ गए थे, तो वो थोड़ा एक अनफेयर नंबर हो जाता है ना कि क्या आपको एक्चुअली सही तरीके से एक आइडिया मिल रहा है कि क्या ये कंपनी सच में अच्छी है या सिर्फ 1 साल के लिए उनका कोई बुरा वक्त चला है, जो भी हुआ। तो उनके बेसिस पे जैसे मैंने कहा हम 3 साल का एवरेज लेते हैं। सबसे पहले मैं HDFC का अगर बताऊँ आपको, उनका क्लेम सेटलमेंट अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबाउट 99% के ऊपर था, और 30 डे क्लेम सेटलमेंट में अगर मैं बोलूँ तो अबाउट 98 to 99% के बीच में था। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो 99% क्लेम्स हैं उन्होंने उन सबका सेटलमेंट कर दिया है, उन सबको पैसे दिए हैं जिन्होंने क्लेम्स किए। जी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आ गए तो उनमें से 99 क्लेम सेटल कर दिए उन्होंने। प्लेन एंड सिंपल ऐसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, और 30 डे क्लेम सेटलमेंट होता है कि जो क्लेम्स आए उनके पास उनमें से 30 दिन के अंदर कितने सेटल हुए। तो वहाँ पे वो थोड़े कई केसेस में डिले हो सकता है, राइट। और यहाँ पे कंपनी की भी गलती नहीं हो सकती हर बार। जो नॉमिनीज है उनके एंड से भी शायद डिले हो कि डॉक्यूमेंट्स उनको सही तरीके से नहीं मिले, या थोड़ा बैक एंड फोर्थ था, क्लैरिफिकेशन चाहिए था, तो थोड़े केसेस में डिले हो सकते हैं वहाँ पे। तो अब आपने हमें HDFC के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बताया जी। तो इसके और भी कुछ फैक्टर्स है क्या? अगर आप HDFC से अगर इंश्योरेंस लेंगे तो क्या आप उनके बिजनेस वॉल्यूम्स, कंप्लेंट्स के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल। आई थिंक अगर मैं एनुअल बिजनेस की बात करूँ
यहाँ पे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में HDFC सबसे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और वॉल्यूम्स। जितना बिजनेस ये लोग करते हैं, बाकी प्लेयर्स काफ़ी इनसे मतलब पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम एनालाइज करें। तो इनका एनुअल बिजनेस पिछले 3 साल का एवरेज रहा है अबाउट 27,000 करोड़, उसके करीब एवरेज एक नंबर ही निकलता है। और इनकी जो कंप्लेंट्स वॉल्यूम है वो हमें काफ़ी सही लगता है। 10,000 क्लेम्स में से उनकी कंप्लेंट्स आए सिर्फ 2। ये फिर से मैं कह रहा हूँ 3 साल का एवरेज है, लेकिन फिर भी मुझे एज अ कस्टमर पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अच्छा। कि हाँ, अगर मैं HDFC के साथ जुड़ा हूँ तो क्लेम के टाइम मुझे मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो ये तो थी HDFC की बात। अब आगे चलते हैं ICICI के प्लान के ऊपर। तो ICICI के प्लान के कुछ फीचर्स आप हमें बताएंगे? क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है उनका? 30 डे क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है? क्या उसमें और कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ बेनिफिट्स हैं? जी, अगर मैं ICICI का क्लेम सेटलमेंट बताऊं आपको, तो उनका पिछले 3 साल का एवरेज थोड़ा कम रहा है, अबाउट 97% 98% के करीब। अब इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि उनका जो इंडस्ट्री एक एवरेज सेट हुआ है, हमने 30-40 प्लेयर्स जो हैं बाहर, सबको एनालाइज करके मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फिर भी अच्छा नंबर है। आपने ICICI का बताया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% के आसपास है, और आप कह रहे हैं HDFC से कम है पर ठीक है। तो आइडियल क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? आइडियल हमारे हिसाब से इंडस्ट्री में अगर 96 के ऊपर हो तो ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 30-40 कंपनीज के नंबर्स को एनालाइज करके मैं फिर ये फाइनल एज अ फीडबैक दे रहा हूँ कि हाँ, 96 के ऊपर कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा जी। और 30 डे क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? ठीक है, उनका 94 और 95% के बीच में है। वहाँ पे भी अच्छा। पिछले 3 साल का एवरेज है, लेकिन ठीक है ये नंबर। और उनके कंप्लेंट्स और बिजनेस वॉल्यूम के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो? कंप्लेंट्स ठीक है, मैं कहूँगा कंप्लेंट्स का भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारे जो एनालिसिस हमने किया है, अगर आपका हर 10,000 क्लेम्स के लिए कंप्लेंट वॉल्यूम 20 से कम है तो ये अच्छा नंबर है। अब HDFC की तरह सिर्फ 2 तो काफ़ी अच्छा नंबर है। एवरेज हमने देखा है 5, 10, 15 तो हर कंपनी के पास होते ही हैं। अब हर 10,000 क्लेम में 5-6 केसेस तो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोई इशू हो। तो ICICI का लगभग 14 के करीब है इसके लिए। अच्छा। कंप्लेंट जो उनका वॉल्यूम आया है। जी। अच्छा, और अगला आपने अपने लिस्ट में बताया था मैक्स लाइफ। जी। तो क्या मैक्स लाइफ के प्रीमियम्स हैं? अगर जैसे हम ICICI और HDFC की बात कर रहे हैं तो इनके नंबर्स कंपेरेबल हैं, तो क्या इनके प्रीमियम्स भी कंपेरेबल हैं? मैक्स लाइफ प्रीमियम के मामले में एक्चुअली काफ़ी कम है इन दोनों से। अच्छा। अब HDFC का अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दूँ, हुआ क्या कोविड के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, कोविड में अनफॉर्चुनेटली इनको सबसे ज़्यादा क्लेम डिस्पोज करने पड़े। तो कोविड के बाद एज अ बिजनेस रिफॉर्म मेजर इनको अपनी प्रीमियम्स बढ़ाने पड़े। तो अब जो एवरेज प्रीमियम अगर मार्केट में लेट्स से एक प्लान का 10,000 चल रहा है, HDFC का आपको 12-13,000 में पड़ेगा। अच्छा। मतलब उतना फर्क भी नहीं है, बट यस थोड़ा तो डिफरेंस आया उनके प्राइसेस में, लगभग 20-30% का। जी। और अगर मैं मैक्स लाइफ का बोलूँ तो जब एवरेज प्रीमियम 10,000 मिल रहा है, मैक्स लाइफ उसको 9-9,500 में देगा आपको। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो क्लेम्स सेटल कम करते हैं क्योंकि वो प्रीमियम्स कम ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर हम नंबर्स देखें तो बाकी 2 ब्रांड से भी इनके नंबर्स ज्यादा हैं। अच्छा। इनका क्लेम सेटलमेंट 99 प्लस है और 30 डे क्लेम सेटलमेंट तो 99.7 के करीब भी जा चुका है। अच्छा। मैक्स लाइफ क्या करते हैं, पॉलिसी बेचने के टाइम ही सबसे ज्यादा चेक्स करते हैं। अच्छा। वो वहां पे अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं कि हम अगर हमें रिस्क प्रोफाइल लगा कि यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री थोड़ा सिग्निफिकेंट है या कोई ना कोई इशू है, वो पॉलिसी बेचते ही नहीं उस केस में। अच्छा। HDFC फॉर एग्जांपल क्या करता है, इंडिया में आप कहीं भी पिन कोड से अप्लाई कर सकते हो, आपको पॉलिसी दे देंगे। अच्छा। मेरे मैक्स लाइफ ने क्या किया, सिर्फ थोड़े सिटीज में बेचते हैं, थोड़े टाउन्स में बेचते हैं। उनके रीजंस होंगे, एक तो शायद उनका नेटवर्क नहीं हो वहाँ पे मेडिकल चेकअप वो सब कराने के लिए। दूसरा, कई पिन कोड्स में उनको रिस्क भी लगता है कि कोविड में यहाँ पे केसेस ज्यादा थे, या थोड़े सिटीज में यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, हर साल कुछ ना कुछ कैलेमिटी हो जाती है, तो वहाँ पे वो लोग पॉलिसी नहीं बेचते। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेचने के टाइम में काफी चेक्स लगा रखे। अच्छा जी। तो मैक्स लाइफ का आप बोल रहे हैं प्रीमियम्स भी कम हैं और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 30 डे क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी दूसरे प्लेयर्स के हिसाब से थोड़ा बेहतर है जी। तो बट इनके बिजनेस वॉल्यूम्स और कंप्लेंट्स के बारे में क्या है? कंप्लेंट वॉल्यूम्स भी ठीक है इनके, बिल्कुल लगभग 7-8 के बीच में कंप्लेंट्स आते हैं इनके 10,000 में। जी बिल्कुल। अच्छा। तो Okay. ये काफी अच्छा नंबर है। और बिजनेस वॉल्यूम उनका कैसा रहेगा? बिजनेस अगर मैं टॉप 10 कंपनीज एनालाइज करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज बिजनेस उनका 7,000 करोड़ के करीब है। एवरेज बिजनेस मैक्स उससे थोड़ा ऊपर है, उनका लगभग 10,000 करोड़ 9-10,000 के बीच में आता है। और जस्ट फॉर कंपैरिजन, जिसमें HDFC का था, वो तो सबसे बड़े प्राइवेट इंश्योरर है जो 27,000 करोड़ तक जाते हैं। अच्छा। तो
ठीक है नंबर्स फिर हाँ। भी, और यस रिलेटिवली न्यू प्लेयर है एचडीएफसी, हाँ। तो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम मार्केट में रहे। अच्छा। तो मैक्स लाइफ को भी 20 साल हो चुके, हाँ। बट ग्रो कर रहे हैं हर साल। अब बाकी के बचे दो प्लान्स, एक टाटा एआईए और एक बजाज। तो टाटा एआईए का आप हमें बताएंगे, आप बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बड़ा प्लेयर है, बट मोस्टली हर इंडस्ट्री में ऐसा लगता है टाटा सबसे बड़ा प्लेयर है, तो क्या ये इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता? नहीं बिल्कुल, आई वुड से टाटा सबसे बड़े तो नहीं हो चुके हैं यहाँ पे, सिंपली बिकॉज आई फील एचडीएफसी ज्यादा देर के लिए रहे मार्केट में। हाँ। मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसी तीनों को कम से कम 20 साल हो गया है, और टाटा को वैसे थोड़ा सा कम ड्यूरेशन हुआ इसके कंपैरिजन में। बट टाटा के नंबर्स फिर भी ठीक है। अगर मैं क्लेम सेटलमेंट और 30 दिन का जो क्लेम सेटलमेंट बात करूं तो ये 98 और 99 के बीच में आते हैं दोनों अच्छा। नंबर्स। अगर मैं कंप्लेंट्स वॉल्यूम का बताऊं तो ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं, 3 कंप्लेंट्स आते हैं इनके हर 10,000 क्लेम्स के लिए। तो इनका एक सबसे बेहतर है अभी तक। जी बिल्कुल। एचडीएफसी का 2 था। दो था, नहीं, नहीं, HDFC हाँ, तो एचडीएफसी सबसे बेहतर है अभी जी तक। हाँ। जी। और अगर हम एनुअल बिजनेस के बारे में देखें, जैसे मैंने कहा टॉप 10 प्लेयर्स का जो एवरेज है 7,000 करोड़ के करीब, उतना ही चल रहा है इनका। बट ये भी ग्रो करे। हमने इनफैक्ट डिटो जब 3 साल पहले शुरू किया था, ये कंपैरेटिवली छोटे थे। अच्छा। हम ऑनेस्टली इनको हम टॉप 7 में डालते थे, टॉप 5 में नहीं। अच्छा। बट अब तक वो चेंज हुआ है कि अब टॉप 5 में भी आ गए ये लोग। अब बजाज के बारे में बताइए। जी। बजाज के प्लान का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है और वो बाकी के उनके पेयर्स के कंपैरिजन में कैसा है? जी, बजाज का क्लेम सेटलमेंट अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ठीक है, 99.1 या कुछ एवरेज निकला उनका। 30 डे क्लेम सेटलमेंट थोड़ा सा कंसर्निंग है। अब अच्छा। तक जो भी हमने नंबर्स डिस्कस किए उससे थोड़ा कम है, लगभग इनका 94% के करीब है। अब इसमें ये नहीं कि रिजेक्ट होने क्लेम्स, बस वही है कि थोड़े क्लेम्स डिले हो रहे हैं, उनका शायद प्रोसेसिंग में इश्यूज हो सकते हैं, या जैसे मैंने कहा डिलेस तो शायद नॉमिनीज के भी एंड से हो सकता है, राइट, कि उनको डॉक्यूमेंट्स सही टाइम से नहीं कलेक्ट कर पाए, वो भी एक रीजन हो सकता है। और कंप्लेंट्स और बिजनेस वॉल्यूम्स? कंप्लेंट्स रीजनेबल है, 4 और 5 के बीच में है उनके एवरेज, जो काफी अच्छा नंबर है। और बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है, मैक्स लाइफ के करीब है, अबाउट 9-10 करोड़ के करीब ये लोग करते हैं। क्या आपके पास टर्म प्लान है? जी बिल्कुल, मैंने ले रखा है। अब आपने हमें टॉप 5 प्लान्स तो बता दिए। ये आपने अब तक लगभग आपकी टीम ने 25,000 लोगों को एडवाइस किया है डिटो में, आपने 2500 लोगों को एडवाइस किया है। बट अगर मैं आपसे बोलूं सुशांत, कल आपको अपने लिए एक नया प्लान चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? देखिए, मैंने फिलहाल ऑलरेडी एक मैक्स लाइफ का प्लान ले रखा है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मैंने एक प्लान लिया है। अब मैं रिसेंटली सोच रहा था कि एक्चुअली एक और लूं, और इस बार मैं शायद सोच रहा हूं कि मैं HDFC लाइफ ही ले लूं। अच्छा, पर क्यों? होंगे थोड़े महंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़े प्लेयर है। मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ, कल को अगर कुछ हो जाए, कंपनी फैमिली को दिक्कत नहीं आएगी क्लेम लेने में। आप ये सोच के कह रहे हैं क्या कि जैसे मान लीजिए अगर आपको टर्म प्लान का क्लेम 30 से 40 साल बाद लेना पड़ेगा, तो आप क्या ये सोच रहे हैं क्या 30 से 40 साल बाद ये कंपनी रहेगी? बिल्कुल। क्या ये चल रहा है आपके दिमाग में? बिल्कुल, सबसे पहले थॉट तो वही होता है कि 20 साल बाद अगर कुछ हो जाए, क्या मेरी फैमिली को क्लेम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे फिर भी एक सवाल आ सकता है कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा। फिर भी देखिए, हमारा जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर IRDAI, उनके पास गाइडलाइंस है कि अगर कल को लेट से कोई भी कंपनी बंद हो जाए, दूसरी कंपनी को आके उनको पूरा टेक ओवर करना होता है, कि जो भी उनके सारे पॉलिसी होल्डर्स है वो कंपनी A से कंपनी B में अब शिफ्ट हो जाते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि फैमिली को शायद ये बताना होगा ना कि आप अब मेरा पॉलिसी कंपनी A में नहीं कंपनी B में है। तो क्या वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता है? किया जाता है, बट वो ये फॉर मी एज अ पॉलिसी होल्डर मुझे बताना पड़ेगा अपनी नॉमिनीज को जाके फिर से। ओके। तो वो मैं हर बार ट्रैक करते रहूंगी कि क्या ये कंपनी है अभी मार्केट में। तो क्या यही वजह होती है कि डिटो यूजुअली नए कंपनीज को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता जब तक कुछ टाइम उनका मार्केट में नहीं बीत जाए? बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये तो हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगा और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अच्छा, तो आपका HDFC चुनने का एक रीजन ये है कि आपको ये अंदर से दिलासा है कि 30-40 साल के बाद HDFC कंपनी रहेगी, और दूसरा कोई रीजन? फीचर्स भी काफी अच्छे हैं उनके, जो भी हम देखते हैं कि बेस प्लान अच्छा है, राइडर्स या एड ऑन्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं उनका, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम। अच्छा। कि अगर फ्यूचर में जो पॉलिसी होल्डर है उनको कोई क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी हो जाए, उनको उस दिन के बाद प्रीमियम्स नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा। अब उस सिचुएशन में इनकम भी अफेक्ट हो सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो ये प्रीमियम का टेंशन ही होना चाहिए। और ये फीचर हर कंपनी में, लेकिन जो कवरेज होता है इस फीचर के नीचे, HDFC ने सबसे बेस्ट किया। आई थिंक 60 बीमारियों का किया उन्होंने, तो काफी अच्छा है। बट अगर कल को मैं फायर के अंडर में रिटायरमेंट लूँ तो क्या मैं अपना प्रीमियम वेवर करवा सकती हूँ?
अब नहीं, उस केस में हम नहीं करा सकते। उस केस में इनफैक्ट आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप रेगुलर पे मत लो। अच्छा। टर्म इंश्योरेंस जब आप खरीदते हो, हाँ। आप ले सकते हो पॉलिसी 60 या 70 तक, और आप रेगुलर पे मतलब पूरे पॉलिसी टेन्योर के लिए प्रीमियम भरते रहोगे। अच्छा। लिमिटेड पे करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आप कहोगे कि मैं पूरे टेन्योर के लिए नहीं, सिर्फ अगले 5, 10, 15 साल के लिए प्रीमियम भरूंगी। मतलब एक प्री डिसाइडेड ड्यूरेशन जी। होगा जिसके लिए आप पे करेंगे। अच्छा, जी। मेरा एक और सवाल था, आपने बताया आपके पास एक मैक्स लाइफ का ऑलरेडी इंश्योरेंस प्लान जी। है और आप अगर दूसरा लेंगे तो आप HDFC का लेंगे, तो जी। क्या ये कॉमन है कि लोग एक से ज़्यादा टर्म प्लान्स ले, एक इंडिविजुअल ही एक से ज़्यादा टर्म प्लान ले? ये एक्चुअली बहुत लोग नहीं जानते। उनको लगता है कि क्लेम के टाइम में सिर्फ एक इंश्योरेंस का पे आउट होगा। ये टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता। टर्म में अगर आपके पास 5 पॉलिसीज है, सारे के क्लेम्स मिलेंगे। अच्छा, और ऐसा हेल्थ में होता है कि सिर्फ एक का जी, हो? हेल्थ में एक से ही मिलता है। अब बस यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, लेट्स से आपने ऑलरेडी एक ले रखा है और आप 5 साल बाद दूसरा ले रहे हो, दूसरी कंपनी आपको पूछेगी कि क्या आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है। अच्छा। वहां पे आप जरूर बताएगा कि है यस मैंने ये ले रखा है। उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन और एलिजिबिलिटी इफेक्ट होता है। अच्छा, तो क्या इसमें प्रीमियम्स ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, या केस टू केस डिपेंड करता है? आपने अगर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है तो उसका कोई फर्क नहीं है, बट अच्छा। लेट्स से अगर मैं 5 साल बाद ले रहा हूँ तो एक तो मेरी एज बढ़ चुकी है, हाँ। तो उस हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ेगा। और लास्टली इन्फ्लेशन के साथ भी तो प्रीमियम बढ़ते रहते हैं हर 2-3 साल, तो वो भी मुझे एक थोड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, तो आप बट अगर कोई दोस्त एक से ज़्यादा इंश्योरेंस टर्म प्लान लेना चाहता है तो उसके पीछे क्या थिंकिंग होती होगी? क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप आज के दिन में सोच रहे हो कि मैं 2 करोड़ का प्लान सोच रहा था और अब मैं उसको 1-1 करोड़ 2 खरीदूंगा, उसमें शायद उतना लॉजिक नहीं हो। बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का प्लान आपको 10,000 रुपए में पड़ता है, 2 करोड़ का प्लान 20,000 में नहीं पड़ेगा, 18,000 में पड़ता है। अच्छा। तो आप जितना ज्यादा इंश्योरेंस एक ही प्लान में लेंगे उतना आपको कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ेगी। अच्छा। बट सेंस का बनता है 2 प्लान लेने का अगर कुछ साल का गैप है बीच में, कि आप आज के दिन में आप सिर्फ 1 करोड़ ले पाए, आपकी जो इनकम और एलिजिबिलिटी है उसकी वजह से सिर्फ 1 करोड़ मिल रहा है आपको, फिर जाके आप कहो कि ठीक है 3 साल बाद इनकम बढ़ गया, तब मैं एक दूसरा ले लेता हूँ। सबसे बड़ा लॉजिक अलग कंपनीज लेने का बस ये है कि आप डाइवर्सिफाई करो एक तरीके अच्छा। से। क्लेम के टाइम में एक कंपनी अगर डॉक्यूमेंटेशन में डिले कर रहे हैं, शायद दूसरी कंपनी क्लेम थोड़ी जल्दी दे दे, फैमिली को पैसा एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, तो ये ऑप्शन नहीं होता कि मैं पीछे जाके, अगर मैंने मान लीजिए जब मैं 22 साल की थी तब मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, अगर मैं जब 30 साल की हो गई, क्या मैं पीछे जाके उसको इंक्रीज करवा सकती हूँ 1 करोड़ से उसकी 2 करोड़ तक अमाउंट करवा सकती हूँ? वो ऑप्शन रहता है? वो डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। अगर वो फीचर इंक्लूड किया गया है तो यस आपको मिलेगा। अच्छा। फीचर्स जैसे एक हो गया लाइफ स्टेज बेनिफिट। अच्छा। आपकी पॉलिसी में अगर लाइफ स्टेज बेनिफिट हो तो फ्यूचर में जब आपकी शादी होती है फॉर एग्जांपल, आप इंश्योरेंस और ले सकते हो। और लेट्स से जब आपके बच्चे होते हैं फ्यूचर में तो आप और इंश्योरेंस इंक्रीज कर सकते हो। मतलब मेरा प्रीमियम भी बढ़ जाएगा और साथ में मेरा पे आउट अमाउंट जो है आगे चल के वो भी बढ़ जाएगा। जी, बट उस केस में प्रीमियम भी तब रिकैलकुलेट होता है। जैसे आपने एग्जांपल दिया 22 साल पे आपने सबसे पहले अपना टर्म प्लान लिया और 30 साल की उम्र में आप इंक्रीज करने जा रहे हो, तो 22 साल में जो आपको रेट मिला वो लॉक इन हो गया, बट 30 की उम्र में जो अब रेट चल रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए वही डलेगा। अच्छा। तो अगर एज इट इज मैं नया रेट दे रहा हूँ तो उससे अच्छा मैं नया प्लान ही ले लूँ, शायद कुछ नया फीचर भी मिल जाए, कोई नया कंपनी लॉन्च हुआ है, कोई अच्छा राइडर मिल रहा है, अच्छा। कोई भी रीजन हो सकता है। तो अभी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और क्वेश्चन आया। अभी तक तो हमने सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के बारे में डिस्कस किया, तो हम LIC को एक सीरियस कंटेंडर की तरह क्यों नहीं यहाँ पे सोच रहे हैं? क्या उनके फीचर्स अच्छे नहीं हैं या उनके ऑपरेशनली वो एफिशिएंट नहीं है? क्या आपको लगता है कि जब आप क्लेम मांगने जाएंगे तो पूरे आपको ब्यूरोक्रेसी या जो सरकारी ऑफिस वाला जो फील है वो होना पड़ेगा? तो हम LIC को एक सीरियस कंटेंडर की तरह क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, मैं भी यही सोच रहा था मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था कि हम LIC क्यों नहीं करते। हाँ, क्योंकि HDFC से भी बड़ा है उनका तो मार्केट कैप वॉल्यूम। हाँ, बिल्कुल। मतलब इनफैक्ट आप देखोगे तो HDFC से भी 10 गुना बड़ा है। हाँ। अगर मैं HDFC बोल रहा हूँ 27,000 करोड़ का एवरेज बिजनेस है, LIC का 2 लाख करोड़ से भी ऊपर एवरेज बिजनेस है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, LIC का सबसे बड़ा फोकस रहा है एंडाउमेंट प्लान्स या मनी बैक प्लान्स में। अच्छा। जो हम नहीं रेकमेंड करते। अच्छा। अब ये लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, जैसे बट डिफरेंट कैसे हैं ये? जी, तो टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, वेयरएज एंडाउमेंट प्लान्स या लाइफ इंश्योरेंस में मनी बैक भी होता है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको इंश्योरेंस तो मिलता ही है कि अगर पॉलिसी के बीच में कुछ हो जाए फैमिली को पैसे मिलेंगे, बट अगर एंड तक कुछ ना हो तो आपको एक काफी लमसम मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। अच्छा। इसमें ड्रॉबैक क्या है, प्रीमियम्स काफी ज्यादा होते हैं और जो इंश्योरेंस कवर होता है वो बहुत ही कम होता है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पॉलिसीज होती है। अच्छा, तो बेसिकली ये एक
एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि मैं हर महीने कुछ प्रीमियम्स भरूंगी जी। और एक सेट टाइम के बाद मुझे लमसम में पैसा वापस मिल जाएगा, बट बिल्कुल। उसमें इंश्योरेंस कवर कम रहेगा। बिल्कुल। बट इसके दो वो हो सकते हैं, मतलब आउटकम। एक तो अगर मैं उस टाइम तक जिंदा रही तो मुझे कैश मिल जाएगा, जी। बट अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट बहुत कम मिलेगा उस बिल्कुल। डेथ की वजह से, और बाकी का जो पे आउट है शायद ना मिले। बिल्कुल। एक तो जो अच्छा। मैं ये कहूंगा आपसे, जो एंड का मैच्योरिटी अमाउंट है, आप जो हाँ। कह रहे हो एंड का कैश बेनिफिट मिलता है, अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करो कि मैंने 20 साल में इतना प्रीमियम दिया उनको और 20 साल बाद ये लोग मुझे इतना वापस दे रहे हैं, आपके रिटर्न्स हार्डली 5-6-7% तक होंगे। अच्छा। अब ये टैक्स फ्री रिटर्न्स तो है, लेकिन फिर भी मतलब ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू कि आजकल मतलब 10-12% तो मिल ही जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। दूसरी रही बात इंश्योरेंस की, जैसे मैंने कहा 5-10-15 लाख मैक्सिमम उनकी कवरेजेस होते हैं। आपकी फैमिली शायद 1 या 2 साल सस्टेन कर पाए, आज का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रहा है, मैक्स टू मैक्स फैमिली 1 या 2 साल उस अमाउंट से सस्टेन कर पाएंगे। मेरे टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट क्या होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं। डिटो में हम ये देखते हैं कि अगर किसी के फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का पे आउट मिल गया, किसी की फैमिली को 1 करोड़ मिल गए, हम उनकी फैमिली को ये सजेस्ट करेंगे कि क्यों ना आप ये 1 करोड़ जाके बैंक में एफडी भी बना लो। इसका सेफ ऑप्शन है, काफी आसान है, उतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं चाहिए। 1 करोड़ एफडी में पड़ा है तो आपको हर साल उसका 5-6% रिटर्न्स मिलेगा। तो आप हर साल 5-6 लाख रिटर्न्स कमा रहे हो उस पर, आपका 1 करोड़ एक बैकअप पड़ा है बैंक में। तो इससे क्या है, आप एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करो जिससे आपकी फैमिली काफी देर के लिए फाइनेंशियली सस्टेन कर पाते। तो अब जब हम LIC की बात कर रहे हैं, एंडाउमेंट प्लान्स आप बोल रहे हैं उनके पास है, तो क्या उनके पास कोई टर्म प्लान्स है ही नहीं? नहीं, उनके पास टर्म प्लान्स भी हैं, बट सिर्फ 2 ऑप्शन है। अच्छा। एक प्लान का नाम है जीवन अमर, जो सिर्फ ऑफलाइन उनके एजेंट के थ्रू मिलता है। अब एज अ प्लान काफी अच्छा है, नॉर्मल जो टर्म इंश्योरेंस होता है, सारे राइडर्स एड ऑन्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि ये सिर्फ ऑफलाइन एजेंट्स है उनके ऑफिस के थ्रू मिलता है। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये है कि जो ऑफलाइन प्लान होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। अगर आप प्लान ऑनलाइन लो तो आपको थोड़े सस्ते में पड़ता है। अब अगर फर्क 5-10% का होता तो ठीक है। इस प्लान में अगर एवरेज टर्म इंश्योरेंस, लेट्स से मैं ऑनलाइन कोई प्लान खरीदूं 20,000 का पड़ेगा, ये प्लान आपको 30-35 हज़ार का पड़ेगा। तो लगभग 50-60% एक्स्ट्रा प्रीमियम आप दे रहे हो। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ऑफलाइन एजेंट से बिकता है तो उनका जो पेपर वर्क है, उनके कमीशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है इस केस में। अब दूसरा प्लान जो है ये ऑनलाइन प्लान होता है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस प्लान का नाम है LIC टेक टर्म प्लान। इस प्लान में ड्रॉबैक बस ये है कि राइडर्स नहीं मिलते। जो हम 2-3 खास राइडर्स या एड ऑन्स हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया, वेवर ऑफ प्रीमियम करके कोई एड ऑन है, ये हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं सबको। इस प्लान में वो नहीं अवेलेबल है। प्रीमियम्स की बात करूं तो रीजनेबल है, मतलब अगर एवरेज प्लान 10,000 है तो ये भी 10-11 हज़ार तक मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थैंक यू सुशांत, आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ ये हमारे जितने डाउट्स थे इंश्योरेंस के बारे में और जो टॉप 5 प्लान्स हैं आपके अकॉर्डिंग उनके बारे में बताया। तो अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिटो की वेबसाइट पे चेक करिए। थैंक यू।